हाय स्टूडेंट्स, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। चलिए भी आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जानने वाले हैं और वो टॉपिक्स क्या क्या होंगे हमारे जालक एंथैल्पी, बंद लंबाई, बंद एंथैल्पी, बंद कोण और बंद कोटि। ठीक है, ये टॉपिक्स थोड़े से बोरिंग होते हैं। लाइक दिस बोरिंग क्यों लगते हैं? क्योंकि इनको यदि आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझेंगे तो ये बोरिंग नहीं है। बोरिंग क्यों लगते हैं? ये बोरिंग इसलिए लगते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटल माध्यम से आप इनको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो मैं आपको बाई मॉडल के समझाऊंगा कि किस प्रकार से ये टर्म्स हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएंगे तो ध्यान से समझ कर चलेंगे। चलिए भाई, पहली मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहला हमारा टर्म्स आता है यहां पर जालक एंथैल्पी। क्या आता है भैया? जालक एंथैल्पी। तो जालक एंथैल्पी तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपको पता नहीं होगा ये रिलेटेड किससे होती है। यहां पर जरा ध्यान देंगे, मेरे पास क्या है, ये एक क्रिस्टल जालक है और मैं बात करूं तो किसका है भैया? NaCl का क्या है? क्रिस्टल जालक। ठीक है बेटे, तो क्रिस्टल जालक जो होते हैं इसमें परमाणु क्या होते हैं? पैक होते हैं और उस प्रकार से पैक होते हैं कि प्रत्येक परमाणु के बीच में क्या लगा होता है भैया? अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है। ठीक है ना, लाइक दिस यदि मैं यहां पर ग्रीन कलर वाले परमाणु को क्या मानूं? क्लोराइड आयन मानूं, तो यहां पर जो ग्रे कलर वाला है ये कौन सा है? सोडियम आयन है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रत्येक ग्रे कलर वाला जो है सोडियम आयन, ग्रीन कितने आयनों से जुड़ा हुआ है भाई? हमारा 1 2 3 4 5 6 से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो कॉमन हमें ये बताना है आपको कि लाइक दिस दो परमाणु सोडियम और क्लोराइड दोनों परमाणु आपस में पहले आयनिक फॉर्म में आते हैं या आयन में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक जालक बनाते हैं। तो यदि मैं इस आयनिक क्रिस्टल की बात करूं, आयनिक क्रिस्टल कैसा होता है? ठोस होता है। किसी आयनिक ठोस के एक मोल में से यदि मैं ये जो जालक होते हैं लाइक दिस, ये मैंने इस मॉडल में बहुत दूरी पर दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये बहुत क्लोज होते हैं बेटे। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। तो आयनिक, किसी भी आयनिक ठोस के एक मोल से मुझे क्या करना है? इन आयनों को तोड़कर क्या करना है? अलग करना है। और अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा मुझे चाहिए यहां पर, वही इसकी क्या कहलाती है भैया? जालक एंथैल्पी कहलाती है। या मैं यूं कहूं, एक मोल गैसीय सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को आपस में जुड़ने पर जो एंथैल्पी चेंज होता है वो भी क्या कहलाता है? हमारा जालक एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात यह आ जाती है हमारी यहां पर कि हमारे पास जो होते हैं लाइक दिस सोडियम आयन और कौन से भैया? ठीक है, यहां पर यदि मैं बात करता हूं, एक क्या है हमारे पास? ग्रे कलर का है और दूसरा किसका है हमारे पास भैया? ग्रीन कलर का है। ठीक है ना, ऐसे क्या कहूंगा भैया? लाइक दिस मेरे पास क्या है? एक सोडियम आयन है, सॉरी इस तरह से बदल लेंगे। चलिए, लाइक दिस में यहां से क्या कहूंगा? यहां पर एक सोडियम आयन है, यहां पर एक क्लोराइड आयन है, दोनों जुड़कर क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। ठीक है बेटे, तो NaCl में बहुत सारे क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। यहां लाइक दो आयनों की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है भैया, तो कुल मिला के मैं यहां से क्या कहूंगा? किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में उनके संगठन आयनों में पृथक करने के लिए या तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है भैया? उस यौगिक की जालक ऊर्जा कहलाती है। कैसे पृथक करेंगे हम? इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? इनको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, तो तोड़ने के लिए, तो यहां से मैंने क्या तोड़ा है? ये अट्रैक्शन तोड़ा है। क्या तोड़ा है इनके बीच का भैया? अट्रैक्शन। ठीक है, तो तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा हमें चाहिए वही क्या कहलाएगी? हमारी जालक एंथैल्पी कहलाएगी। ठीक है, चलिए ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाता है। सेकंड टर्म्स हमारा आता है बंद लंबाई। क्या होता है? ठीक है बेटे, तो बंद लंबाई के साथ साथ यहां पर तो मेरे पास क्या है? ये आयनिक कंपाउंड है, लेकिन याद रखना बंद लंबाई जो बिलोंग करती है वो किससे करती है? हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। तो वो डिपेंड करती है किस पर भैया? सहसंयोजी यौगिकों पर। ओके, यदि मैं बात करूं किसकी भैया? सहसंयोजी यौगिक में क्या होते हैं?
अभी हमने आयनिक यौगिक में देखा, तो आयनिक यौगिक में क्या होते हैं, दो परमाणु अलग अलग होते हैं, एक हमारा धनायन होता है तो दूसरा ऋणायन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है बेटे, यहां पर दोनों परमाणु क्या होते हैं, सहसंयोजी अणु में दोनों सेम होते हैं, लाइक दिस। यदि मैंने इसको मानकर चल रहा हूं, ठीक है ना, ये कलर्ड अलग है, ये परमाणु के कलर्ड मत मान लेना, क्योंकि मैंने सिर्फ मानना है आपको समझाने के लिए। यदि मैं इसको एक हाइड्रोजन परमाणु मानूं और इसको दूसरा हाइड्रोजन परमाणु मानूं, तो दोनों परमाणु आपस में क्या है, जुड़े हैं, क्या है, आपस में जुड़े हैं, और जुड़कर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब इनके बीच की जो ये दूरी आपको दिखाई दे रही है, इतने दूर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं भैया, इतने पास पास होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं, ठीक है ना, दिख रहा है ना, तो इस तरह से पास पास होते हैं। लेकिन हमें समझाने के लिए की दूरी दिखानी पड़ती है ताकि आपको समझ में आ जाए, ये एक मॉलिक्यूल्स है। तो अब मैं क्या कहूंगा, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो साम्यावस्था दूरी होती है वो क्या कहलाएगी, इनकी बंध लंबाई कहलाएगी, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हमारा क्या क्लियर हो जाता है, बंध लंबाई क्लियर हो जाता है। तो डेफिनेशन कैसे कहेंगे हम, किसी अणु में, ये एक अणु है, मैंने अभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बताया इसको, तो किसी अणु में आवंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की साम्यावस्था दूरी क्या कहलाएगी, उनकी बंध लंबाई कहलाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स। बंध लंबाई हमारा क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं बंध कोण की। किसकी बात करते हैं बेटे, बंध कोण क्या होता है, ये भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने सभी चीजों को मॉडल के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। येलो कलर का मैं मान लेता हूं मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, और ये मेरे व्हाइट कलर के कौन से भैया, दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से हैं भैया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से क्या है, आवंधित है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां से यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, डेफिनेशन की, तो किस प्रकार से बनेगी हमारे पास, तो हमारे जो अणु है इसके अंदर जो भैया ये येलो वाला परमाणु होता है, ये केंद्रीय परमाणु होता है। कौन सा होता है भैया, केंद्रीय परमाणु होता है। तो केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित जो ये हमारे बंध है, क्या है उपस्थित, आबंध, इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण करने वाले, ठीक है ना, ऑर्बिटलों के बीच बनने वाला जो ये कोण दिखाई दे रहा है हमको, क्या दिखाई दे रहा है भैया, ये यहां से यहां तक का कोण दिखाई दे रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं, आबंध कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो जाता है हमारा। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो किसकी स्ट्रक्चर बनेगी भैया, ऑक्सीजन परमाणु, आई मीन ये बीच वाला हो गया, और इधर ये हाइड्रोजन हो गया, और इधर ये हाइड्रोजन हो गया, और इनके बीच का बंध कोण 104.5 डिग्री में मान लेता हूं, ये क्या है, इनके बीच का बंध कोण है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में और अच्छे से हम लोग जानने वाले हैं, किसमें भैया, आगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए भाई, तो यहां से हमारा क्या हो जाता है, बंध कोण क्लियर हो जाता है। तो याद रखना, बंध कोण जो होता है आबंध युग्मों के बीच का कोण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किसकी भैया, तो अब मैं बात करता हूं आपके सामने कि ये यहां पर क्या है, मेरा एक मॉलिक्यूल्स है, और इस मॉलिक्यूल्स को मैं कौन सा मॉलिक्यूल्स मान लेता हूं भैया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मान लेता हूं। एक हाइड्रोजन परमाणु ये है और एक हाइड्रोजन परमाणु ये है, ठीक है ना, दो हाइड्रोजन परमाणु है मेरे, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा यहां से कि गैसीय स्थिति में, किसमें भैया, गैसीय स्थिति में दो परमाणुओं के बीच के आबंध के एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है ताकि इसको तोड़ा जा सके, वही क्या कहलाएगी, इसकी बंध एंथैल्पी कहलाएगी या बंध ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है बेटे। बंध ऊर्जा या बंध एंथैल्पी एक ही बात होती है। तो कॉमन यहां से डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई है। तो लाइक दिस, यदि मैंने इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु माना है, तो इनके बीच की एंथैल्पी जो होती है लगभग 435.8 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन परमाणु को अलग करने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए हमें, 435.8 किलो जूल पर मोल चाहिए, ठीक है। चलिए यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में मुझे डबल बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना। तो डबल बॉन्ड बनने के कारण मैं कहता हूं कि यदि इस मॉलिक्यूल से इन दोनों परमाणुओं को क्या करना है भैया, अलग करना है, तो अलग करने के लिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को अलग करने के लिए लगभग 498 किलो जूल पर मोल मुझे क्या चाहिए भैया, यहां से एनर्जी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं बंध ऊर्जा को किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा एच नोड, यहां पर ए लगा देंगे, तो डेल्टा ए एच नोड
से हम क्या कर सकते हैं, आबंध ऊर्जा को शो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यदि मैं बात करता हूं किसकी भैया, यहां पर ही डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए लाइक दिस, जैसे कि N, ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए और इसकी बंध ऊर्जा क्या होगी या बंध एंथैल्पी क्या होगी, तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए लाइक दिस 946.0 किलो जूल पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी एंथैल्पी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम, सिंगल बॉन्ड की और भी कम होती है, ठीक है ना। अब लाइक दिस यदि मैं बात कर लेता हूं तीसरा टर्म्स हमारा, सॉरी यदि मैं बात करता हूं नेक्स्ट कि हमारा टर्म्स आता है पांचवा जिसको हम बोलते हैं बंध कोटि। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटे, याद रखना किसी भी अणु में परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधों की संख्या लाइक दिस, इसमें कितने बंध दिखाई दे रहे हैं, एक ही बंध है केवल, बंधों की संख्या जो होती है वही क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें कितने बंध है भैया, यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं 2 बंध है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। यहाँ कोटि कितनी होगी, 2, ठीक है ना। ऐसे ही लाइक दिस H बॉन्ड, H की कोटि कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। O डबल बॉन्ड O की कोटि कितनी होती है हमारे पास, 2 होती है। N ट्रिपल बॉन्ड N की कोटि कितनी होती है भैया, 3 होती है। तो ये हमारा होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए भाई कॉमन, ये मैंने बहुत सरलता से आपको समझाए पांचों टर्म्स, ठीक है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।